हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम आज आप सभी के लिए कक्षा 10 विषय साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण टोटल 55 प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए हम बिना समय को नष्ट किए इन्हें आपको हल करवाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला प्रश्न है, एक प्राकृतिक पारितंत्र है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है गमले, दूसरा है जल जीवशाला, तीसरा है खेत और चौथा है वन। तो दोस्तों इसमें जो हमारा डी वाला ऑप्शन है वन वो राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो ये तीन है ये तीनों दोस्तों कृत्रिम पारितंत्र हैं। इसके बाद दोस्तों 2 नंबर प्रश्न आता है, आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। तो मैं दोस्तों ये चार के चारों जो ऑप्शन दिए हैं इन्हें पढ़े बिना दोस्तों आपको उत्तर मैं सही वाले पर टिक कर दिया करूँगा, ताकि आपका ज़्यादा समय नष्ट ना हो और आप कम समय में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है वो ले पाएँ। तो दोस्तों इसमें जो हमारा दूसरा प्रश्न है, आहार नाल श्रृंखला में उत्पादक हैं। तो दोस्तों इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, हरे पौधे एवं नील हरित। दूसरा हमारा प्रश्न है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो दोस्तों हीरे में वायु के सापेक्ष अधिकतम अपवर्तनांक होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न आता है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष के लिए चश्मे में अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको इसका एक ट्रिक बता देते हैं, आप लोग दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। आप दोस्तों निकट दृष्टि दोष में देखिए 3 अक्षर हैं, इसलिए इसमें जो लेंस उपयोग किया जाएगा उसमें 4 अक्षर होंगे। तो देखिए इसमें अवतल है। और दोस्तों जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें दोस्तों उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। इसमें भी देखिए जो आपका दोस्तों रोग है उसमें 2 अक्षर हैं और जो लेंस है उपचार है उसमें 3 अक्षर हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसे पहचान सकते हैं। और आप दर्पण कभी नहीं लगाइए, क्योंकि दर्पण में दोस्तों पारदर्शी नहीं होता है वो, इसलिए चश्मे में प्रयोग करेंगे यदि उसे तो दिखेगा ही नहीं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न आता है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा 6 नंबर प्रश्न आता है, यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हो तो इनके बीच सही संबंध होगा। तो दोस्तों इनके बीच जो हमारा सही संबंध होगा वो फाई बराबर बी और इंटू में ए होगा। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो दोस्तों हमारा जो ए वाला है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा 7 नंबर प्रश्न आता है, शुद्ध जल का पीएच मान है। दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। दोस्तों आपकी जो पीएच स्केल होती है उसमें जिसका या जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो दोस्तों अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। और दोस्तों जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला 8 नंबर प्रश्न आता है, अम्लों से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है। तो दोस्तों आप जब सक्रियता श्रेणी में देखेंगे तो हमारी जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ऊपर होती है, इसलिए यह हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है, इसलिए हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा 9 नंबर प्रश्न आता है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों पहला ऑप्शन है CH4, दूसरा है C3H8। तो दोस्तों जो हमारे एल्केन होते हैं उनका सामान्य सूत्र CnH2n और प्लस में 2 होता है। दोस्तों यहाँ पर प्रोपेन कहा है, प्रोपेन का अर्थ होता है 3। तो दोस्तों C की जगह पर जब हम 3 डाल देंगे, नहीं दोस्तों N की जगह पर जब हम 3 डाल देंगे तो ये C3 हो जाएगा, और जब यहाँ पर इनकी जगह पर 3 डाल देंगे तो ये 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 10 नंबर प्रश्न आता है, वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सी वाला ऑप्शन है 1 तथा 2 दोनों सही हो जाएगा, अपचयी और उपचयी दोनों। इसके बाद दोस्तों 11 नंबर प्रश्न आता है, चर्मदाह या पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दें, ताकि आप लोग भी हमारे साथ ही साथ कार्य करते रहें, वरना आप दोस्तों सुनेंगे और उड़ा देंगे। इसीलिए दोस्तों आपको ये होमवर्क के रूप में है। इसके बाद दोस्तों 12 नंबर प्रश्न आता है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों श्वसन में। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर श्वसन में जो ऑक्सीजन होता है उसका वहन करता है। इसके बाद दोस्तों 13 नंबर प्रश्न आता है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो दोस्तों फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। इसके बाद दोस्तों 14 नंबर प्रश्न आता है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है।
दोस्तों अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जबकि अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इसके बाद दोस्तों 15 नंबर प्रश्न आता है, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो दोस्तों चूंकि हीरे का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, इसलिए इसमें जो प्रकाश की चाल होती है वह बहुत ही कम होती है। आप यूँ समझ लीजिए कि हीरे का घनत्व बहुत ही होता है, इसीलिए वह प्रकाश को अपने आर पार जाने नहीं देता है। इसके बाद दोस्तों 16 नंबर प्रश्न आता है, 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। दोस्तों हमारा 5 ओम तार है और इसे 5 बराबर भागों में काटा जाता है, तो इस प्रकार हमें जो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध प्राप्त होगा वो 1 होगा, इसलिए डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 17 नंबर प्रश्न आता है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। दोस्तों विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। दोस्तों वोल्ट विभव का मात्रक होता है। एम्पियर दोस्तों धारा आई का मात्रक होता है। ओम दोस्तों प्रतिरोध आर का मात्रक होता है। इसके बाद दोस्तों 18 नंबर प्रश्न आता है, प्रोपेनल है। तो दोस्तों इसमें प्रोपेनल आपको बताना है, तो दोस्तों जो इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन है C3H6O, ये दोस्तों हमारा प्रोपेनल हो जाएगा। प्रोपे जो शब्द होता है उसका अर्थ दोस्तों हमारा 3 होता है, इसलिए इसमें हमारा 3 कार्बन है और ये तो गलत हो जाएगा। इसमें 2 है, इसमें 4 है और इसमें दोस्तों हाइड्रोजन 5 है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें हमारा 19 नंबर प्रश्न आता है, धातु है। दोस्तों इसमें जो हमारा बी वाला ऑप्शन है लिथियम, वह धातु हो जाएगा, क्योंकि यह दोस्तों ग्रुप 1 का तत्व है। एस ब्लॉक का और एस ब्लॉक के तत्व धातु होते हैं। इसके बाद दोस्तों दिया गया है, ठंडे तनु जल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो दोस्तों इसमें जिंक हमारा राइट हो जाएगा। यह दोस्तों ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा 21 नंबर प्रश्न आता है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या है। दोस्तों मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती ही है, और इसे जब जोड़ों में काउंट करते हैं तो ये दोस्तों 23 जोड़ी होती है। और दोस्तों जो मादा होती है उनमें एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं और जो पुरुष होते हैं उनमें XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों 22 नंबर प्रश्न आता है, निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो दोस्तों इसमें हमारा जो सी वाला ऑप्शन है शुक्रवाहिका, वह राइट हो जाएगी, और बाकी तीनों दोस्तों ये मादा जनन तंत्र का भाग ही है। इसके बाद दोस्तों 23 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा डी वाला ऑप्शन है RR कैपिटल RR, वो राइट हो जाएगा। इसमें दोस्तों ये शुद्ध बोने पौधों को प्रदर्शित करता है, संकरित बोने पौधे को, और ये भी। इसके बाद दोस्तों 24 नंबर प्रश्न आता है, पादपों में जाइलम का कार्य होता है। तो दोस्तों पादपों में जाइलम का कार्य जल का संवहन करना होता है। इसके बाद दोस्तों 25 नंबर प्रश्न आता है, कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, दर्पण है। तो दोस्तों जो हमारा दर्पण होगा वो समतल तथा उत्तल हो जाएगा। दोस्तों ये जो दर्पण होते हैं सदैव वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों 26 नंबर प्रश्न आता है, सामान्य आँखों के लिए दूर बिंदु होता है। तो दोस्तों सामान्य आंखों के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है, जबकि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है। इसके बाद दोस्तों 27 नंबर प्रश्न आता है, किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके लिए हमारा सूत्र होता है धारा I बराबर आवेश Q और बटे में समय T। T की जगह पर दोस्तों जब हम 2 डालेंगे और I की जगह पर भी 2 डालेंगे तो 2 गुणे होकर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आवेश Q बराबर 4 कूलाम आ जाएगा, इसलिए हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा 28 नंबर प्रश्न आता है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो दोस्तों प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। इसके बाद दोस्तों 29 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है। तो दोस्तों इसमें बी वाला हमारा ऑप्शन NaHSO4 राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें हमारा 30 नंबर प्रश्न आता है, Fe2O3 + 2Al से Al2O3 + 2Fe, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो दोस्तों यह अभिक्रिया हमारी विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर Fe के स्थान पर ये एल्यूमिनियम आ जाता है और Fe हट जाता है, तो इस प्रकार से एक तत्व का दूसरे तत्व के द्वारा विस्थापन हो गया है। इसके बाद दोस्तों हमारा 31 नंबर प्रश्न आता है, नेफ्रॉन इकाई है। तो दोस्तों नेफ्रॉन हमारी वृक्क अर्थात किडनी की इकाई होती है। जो हमारा दोस्तों मस्तिष्क होता है उसकी इकाई न्यूरॉन होता है। और इसके बाद दोस्तों हमारा 32 नंबर प्रश्न आता है, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। तो दोस्तों मेंडल के अनुसार जो शुद्ध लंबा पौधा होता है उसका जीन प्रारूप कैपिटल टी होता है। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न आता है, स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है। तो दोस्तों स्वपोषी पोषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश सभी आवश्यक
है। इसके बाद दोस्तों 34 नंबर प्रश्न आता है, मूत्र का निर्माण होता है। तो दोस्तों मूत्र का निर्माण वृक्क अर्थात किडनी में होता है। यह रक्त को शुद्ध कर उसमें जो अतिरिक्त पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकाल लेता है। इसके बाद दोस्तों 35 नंबर प्रश्न आता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों लार में हमारा एमिलेज एंजाइम पाया जाता है जो कि दोस्तों इसके बाद हमारा 36 नंबर प्रश्न आता है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी f होती है वो बराबर में r और बटे में 2 होती है। इसलिए जब हम 30 को 2 से काटेंगे तब 15 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन राइट है। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न आता है, किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमारा जो डी वाला ऑप्शन है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में वह राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 38 नंबर प्रश्न आता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो दोस्तों जो हमारा विद्युत ऊर्जा का मात्रक वो किलोवाट घंटा होता है। यहाँ पर दोस्तों जो वाट और किलोवाट है शक्ति का मात्रक है और वोल्ट हमारा विभव का मात्रक है। इसके बाद दोस्तों 39 नंबर प्रश्न आता है, विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो दोस्तों विद्युत धारा का मापन हम एमीटर द्वारा करते हैं। जो दोस्तों एमीटर है उसे परिपथ में हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारी धारा होती है वो नियत होती है और एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा 40 नंबर प्रश्न आता है, कार्बन परमाणु की संयोजकता है। तो दोस्तों कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। इसके बाद दोस्तों 41 नंबर प्रश्न आता है, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। दोस्तों Ca3PO42 कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है। इसके बाद दोस्तों 42 नंबर प्रश्न है, रासायनिक समीकरण BaCl2H2SO4 BaSO4 2HCl है। योगात्मक इसमें दोस्तों जो हमारी राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवक्षेपण अवक्रिया, क्योंकि दोस्तों इसमें अवक्रिया के फलस्वरूप हमें ठोस अर्थात अवक्षेप प्राप्त हुआ है। इसके बाद दोस्तों 43 नंबर प्रश्न आता है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो दोस्तों क्लोरोफिल हमारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके बाद दोस्तों 44 नंबर प्रश्न आता है, जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। तो दोस्तों इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन चार्ल्स डार्विन राइट हो जाएगा। और जो दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल हैं उन्होंने अनुवांशिकता की खोज की थी। इसके बाद दोस्तों 45 नंबर प्रश्न आता है, मानव में भ्रूण का पोषण मिलता है। तो दोस्तों मानव में भ्रूण को पोषण प्लेसेंटा से मिलता है। मानव में जो माता होती है और भ्रूण होता है उसके मध्य एक परत या कह सकते हैं एक संबंध पाया जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। इसके द्वारा भ्रूण में पोषण पदार्थ जाते हैं और भ्रूण से जो उत्सर्जक तत्व होते हैं वे बाहर आते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा 46 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है। तो दोस्तों इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन मनी प्लांट राइट हो जाएगा। मनी प्लांट एक दोस्तों पौधा होता है जिसे दोस्तों लोग अपने घरों में और ऑफिस में रखते हैं। ऐसा माना जाता है ये पौधा जहाँ होता है वहाँ पर सुख समृद्धि और धन आता है। इसके बाद दोस्तों 47 नंबर प्रश्न आता है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं कहलाता है। तो दोस्तों ये माध्यम जो होता है वो हमारा गोलीय लेंस कहलाता है। इसके बाद दोस्तों 48 नंबर प्रश्न आता है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण राइट हो जाएगा। दोस्तों समतल दर्पण होता है वो वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब दिखाता है और उत्तल दर्पण दोस्तों छोटे आकार का प्रतिबिंब दिखाता है। इसके बाद दोस्तों 49 नंबर प्रश्न आता है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। इसके बाद दोस्तों हमारा 50 नंबर प्रश्न आता है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। तो दोस्तों ऐसा हो पाने का प्रमुख कारण जो मानव नेत्र की समंजन क्षमता है वो होती है। इसके बाद दोस्तों 51 नंबर प्रश्न आता है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में
संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को मैं आपको एज इट इज होमवर्क दे रहा हूं, इसलिए आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। अब तक मैंने आपको 2 प्रश्न दिए हैं और आशा है आप सभी लोग इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएंगे। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद दोस्तों 52 नंबर प्रश्न आता है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों जो विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका होती है उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। इसके बाद दोस्तों 53 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी है। तो दोस्तों आपको सजातीय श्रेणी पहचानने के लिए आपको CH2 दोनों जो यौगिक हैं उनमें CH2 का अंतर देखना होगा, सिर्फ CH2 का दोस्तों। और कोई जैसे ऑक्सीजन बढ़ जाए या नाइट्रोजन बढ़ जाए या कोई अन्य तत्व बढ़ जाए उसका अंतर नहीं देखना है, सिर्फ CH2 का अंतर देखना है। या फिर 14 भार में 14 की वृद्धि हो, किसी भी जो परमाणु है उसके परमाणु द्रव्यमान में 14 की वृद्धि हो। तो दोस्तों इसमें हम चेक करते हैं, पहला ऑप्शन है CH4 तथा C2H6। तो दोस्तों इसमें जब हम देखते हैं तब हमारी CH2 की वृद्धि हुई है, इसलिए दोस्तों ये वाला हमारा राइट रहेगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा देखते हैं, तब आता है CH3OH और फिर दोस्तों CH3COOH। इसमें दोस्तों एक ऑक्सीजन बढ़ गया, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है तीसरा C2H6 तथा CH3OH। इसमें भी दोस्तों एक ऑक्सीजन बढ़ गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा 4 नंबर प्रश्न आता है, CH3OH तथा C2H5OH। तो दोस्तों इसमें जब आप देखेंगे तो कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन 4 है, जबकि यहाँ पर 6 है। यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी 1 है, तो इसलिए यहाँ पर भी CH2 का अंतर हुआ है। इसलिए जो पहला और दूसरा ऑप्शन है वो सजातीय श्रेणी है, इसलिए हमारा जो बी वाला ऑप्शन इसमें दिया गया है पहला एवं चौथा वो राइट हो जाएगा। इसके बाद 54 नंबर प्रश्न आता है, पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सी वाला ऑप्शन है खनिज वो राइट हो जाएगा। गेंग जो दोस्तों उन तत्वों या खनिजों में दोस्तों बचते हैं गंदगी, उसे ही गेंग कहते हैं। इसके बाद दोस्तों 55 नंबर प्रश्न आता है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। तो दोस्तों जब मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है तब हमारा दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। दोस्तों जो हमारा लार का pH होता है वो क्षारीय होता है, इसलिए जब हम दोस्तों कम अम्लीय वस्तुओं को खाते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है, अभिक्रिया करके लवण तथा जल बना लेता है। किंतु जब हम दोस्तों अधिक अम्लीय वस्तुओं को या चीज़ों को खाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर पूर्णतया मतलब वो उदासीन नहीं हो पाता है, क्योंकि जो लार है वो कम क्षारीय है और आपने अम्ल अत्यधिक अम्लीय खा लिया है, तो दोस्तों इसलिए दांतों का क्षय होने लगता है। तो आशा है आप सभी को हमारी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं आपसे किसी अगली अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद।